नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर। बिहार में चुनाव का डेट फिक्स कर दिया गया है। चुनाव का जो डेट है अब चेंज नहीं किया जाएगा। जो समयानुकूल जो चुनाव का डेट है उसी डेट पे चुनाव फिक्स कर दिया गया है। निर्वाचन विभाग का जो भी तय था वो फिक्स कर दिया गया है कि चुनाव का जो डेट है अब नहीं बदलेगा। इसी में बहुत सारे पार्टी जो है अपने राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हर कोई 3 मुद्दे को लेकर राजनीतिक चमकाते हैं। पहला हिंदू मुस्लिम, दूसरा मजदूर और तीसरा किसान। लेकिन सत्ता में आने के बाद तीनों को लोग भूल जाते हैं और पुनः जब 5 साल के बाद राजनीतिक चमकाने का टाइम आती है तो फिर इसी तीनों मुद्दे को लेकर आ जाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स से बात करवाएंगे और ऐसे शख्स से आज आपको मिलवाते हैं जो कि आपसे वादा भी करते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम जो भी हमने चुनाव के पहले जो भी हम शर्तें किसान भाइयों, मजदूर भाइयों या बिहार वासियों के बीच रखेंगे वो हम सत्ता में आने के बाद पूरा करेंगे। तो आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी के श्री राम स्वरूप प्रसाद, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं और सुप्रीमो भी हैं। तो सबसे पहले प्रसाद जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका पहला सवाल है, क्या उद्देश्य है आपके पार्टी का? राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी की तरफ से बिहार के तमाम किसान भाइयों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो आरक्षण का मांग उठाए हैं वो पूरी तरह संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन भी करती है। MS स्वामीनाथन जी का जो रिपोर्ट है किसानों की राष्ट्रीय नीति, उस नीति के तहत जितने लोगों को भी किसान माना गया है उन तमाम किसानों को आरक्षण का हक दिलाएंगे। और सरकार की जो मापदंड है गरीबी रेखा का, वो गरीबी रेखा के मापदंड से हम बिहार के किसान बहुत ही नीचे, यानी गरीबी रेखा के मापदंड से भी हम बिहार के किसानों की आय बहुत कम है। उसी को आधार बना के किसान वर्ग के तहत आर्थिक आधार पे अति पिछड़ा मानकर हम अपनी पार्टी के तरफ से आरक्षण की मांग को उठाए हैं। और 10% अलग से आरक्षण, जिनको जितना आरक्षण मिल रहा है मिलता रहेगा। पूर्व के आरक्षण में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। मोदी जी लगातार कहते हैं कि किसान की आय को दुगना करेंगे, इस पे क्या कहेंगे सर आप? मोदी जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हैं वो एक इंटरव्यू में स्वामीनाथन जी के बात को सपोर्ट किए थे। उनका मानना था कि स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट अगर 2007 में ही लागू कर दिया जाता तो किसानों की हालात आज इतनी बुरी नहीं होती। और जहां तक फसल की बात है तो मोदी जी ने 22 फसलों को इसी स्वामीनाथन के रिपोर्ट के आधार पे लागू किए हैं, जो कि लागत का 1.5 और 2 गुना दाम देने का निर्णय भी लिए हैं। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए कि सर लोग आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन किसान के लिए सोचते नहीं है, बराबर। लेकिन आपकी जब सरकार आएगी, ठीक है, तो किसान के लिए आपकी कुछ भूमिका है, किस तरीके से काम करेंगे? कुछ एक टैरिफ बना कर रखे हैं कि किस तरीके से किसान में क्या क्या कमियां हैं, अभी इस पे कैसे काम करेंगे? सबसे पहले तो सर हम आरक्षण के मांग करेंगे जो संवैधानिक है। दूसरा, 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी किसान हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अब वो खेत में काम नहीं कर पाते हैं, उनको 2000 रुपया प्रति माह मासिक मान सम्मान दिलाएंगे। और किसान भाई जो बिहार के किसान हैं उनके जितने भी बच्चियां हैं उनके शादी से पहले 1 लाख रुपया उनके खाते में दिलवाएंगे। और ये जो छात्र वगैरह हैं, छात्र खास करके
जो बिहार के बाहर जब प्रतियोगिता परीक्षा निकलता है, तो ये बिहार के बाहर जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनको 2,000 रुपया दिलवाएंगे। और सबसे बड़ा समस्या आज कृषि के क्षेत्र में जो है सर, वो है हम पैदा तो लगा देते हैं, पूंजी भी पूरा लगता है, लेकिन पानी समय पर नहीं मिलने के वजह से या तो पूरा पैदा उपजा नहीं पाते हैं, या पैदा उपजता भी है तो कम उपजता है, मारी जाती है। तो ये 4 काम जो है सर आरक्षण के बाद, ये अब जैसे बिहार का बजट 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, और ये चारों काम जो अभी हमने बताया है, पूरा बजट का मात्र 16% पैसा अगर कृषि और किसानों के ऊपर खर्च कर दिया जाता है, तो ये चारों मांग आसानी से पूरी की जा सकती है। और एक बात और सर, जब तक हमारी पार्टी इस मांग को सरकार से पूरा नहीं करवा देगी, तब तक सड़क से लेके सरकार तक हम अपनी आवाज को लगातार बुलंद करते रहेंगे। आपकी आवाज के साथ साथ किसान की आवाज। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक सवाल है, आप किसान के लिए बहुत अच्छा सोचा, और किसान के बच्चे के लिए भी जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, किसान के बच्चियों के लिए भी जो शादी विवाह के जो भी आज पैसे को लेकर बहुत सारी किल्लत होती है, लेकिन सर जो बटीदार जो मतलब खेती है और जो बटीदार इसके पास खेती नहीं है, उसके लिए आप कैसे काम करेंगे? सर बिहार कृषि, किसानों और गांवों का राज है। जब हमारा 80% आबादी जो किसानों की है, जैसे मान लीजिए गांव है तो शहर है, शहर जो है गांव के बिना शहर बस ही नहीं सकता, और ग्रामीण है तो शहरी उद्योग है। अगर गांव में किसानों की फसल अच्छी उपजती है तो शहर में जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सभी खूब फलते फूलते हैं, क्योंकि खरीदारी बढ़ जाती है। और किसान है तो हम और आप हैं। इज्जत दौलत शोहरत के बिना जीवन जिया जा सकता है, लेकिन भोजन के बिना जीना असंभव है। और ये भोजन सर कौन उत्पादन कर रहा है? नहीं सर, जैसे मान लीजिए किसान के लिए आप सोच रहे हैं, तो जो भी आप स्कीम देंगे किसान के लिए तो एज ए डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन जो बटीदार है, बटीदार के पास तो डॉक्यूमेंट रहता नहीं है, तो उसको भी आप सेम जो आप योजना है, सेम योजना बटीदार को भी देंगे या फिर उसमें कुछ चेंजिंग लाएंगे? सर स्वामीनाथन के रिपोर्ट के आधार पे किसान किन किन लोगों को माना गया है वो समझिए। और हमारे किसान भाई भी जो हैं, बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को जो बिहार के लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि किसान कौन कौन है। ध्यान से सुनिए, स्वामीनाथन के रिपोर्ट किसानों की राष्ट्रीय नीति के मुताबिक जिनके पास जमीन है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, उसका जिक्र नहीं है। बटाईदार, पट्टेदार, कृषि मजदूर, रोपन जो धान रोपती है महिलाएं, और माली, चरवाहा, मुर्गा फार्म, मछली फार्म, मधुमक्खी फार्म, पशुपालन, और ये तमाम तरह के बागान मालिक जो जिनके पास बगीचा है। इसके साथ साथ कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोग जो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये उपरोक्त तमाम लोगों को किसान माना गया है। और जब हम इतने लोग सुखी हो जाएंगे तो बाकी के जो लोग हैं सर अपने आप सुखी हो जाएंगे। यानी किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। मतलब साफ शब्दों में आपका है, चाहे वो बटीदार हो, चाहे मुर्गी फार्म हो, चाहे बकरी फार्म हो, चाहे तालाब हो, यानी खेती से जुड़ा हुआ कोई भी किसान हो, आप उस योजना का लाभ हर कुछ देंगे, मतलब किसान के हित में आप काम करेंगे। जी जी, जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे प्रसाद जी योजना के बारे में, किसान के बारे में जो बताया, बहुत अच्छी योजना है अगर ये सत्ता में आते हैं तो। लेकिन सर एक सवाल है कि अगर सत्ता में आने के बाद सारी चीजें अगर भूल जाते हैं, उसके जनता को आप कैसे जवाब देंगे? सर भूलने की बात ही नहीं है। जैसे अगर हम आरक्षण की बात किए तो संवैधानिक बात है, संविधान में तो हक है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम आरक्षण की बात किए हैं। अगर हम उपरोक्त 4 मांग, यानी बेटियों की शादी में 1 लाख, बुजुर्गों को
2000 पेंशन, छात्रों को 2000 रुपया, या हर खेत तक पानी पहुंचाना, तो आपके बजट जो 2 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, इसका मात्र 16% अगर इस पर हम खर्च करते हैं तो आसानी से ये सारे मांगे पूरी हो जाती है सर। फिर इसमें मुकरने का क्या बात है? सरकार बनने के 1 महीना के अंदर अगर एक चीज और है, किसान भाइयों से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, बिहार में 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। पार्टी नई जरूर है लेकिन आबादी बहुत बड़ी है। आप सभी किसान भाइयों से अपील है कि जो जहां है वहीं रहें और वहीं से अपना अपना आशीर्वाद हम सबको दें। हमने सुना है कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होता है। उसी ताकत के सहारे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, सड़क से लेकर सरकार तक आवाज को बुलंद करते रहेंगे। कोरोना संकट में बिहार से तमाम राज्यों से लोग बिहार में दस्तक ले चुके हैं। करीब 40 लाख लोग बिहार में आ चुके हैं, जो कि बिहार सरकार का रिपोर्ट है। प्रसाद जी, एक सवाल बताइए कि ये 40 लाख जो प्रवासी मजदूर है, बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं रही, लेकिन आप इस मजदूर को किस तरीके से सोचते हैं? सबसे पहले तो ये प्रवासी मजदूर नहीं है। जिनको आप लोगों ने प्रवासी मजदूर नाम दे दिया है, ये प्रवासी मजदूर नहीं है। ये हमारे ही सगे संबंधी है, हमारे ही भाई भतीजे हैं, हमारे ही बेटे और दामाद हैं, जो विभिन्न राज्यों में जाकर तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए वो पैसा कमाते हैं, और वही पैसा को बचा बचा कर अपने अपने घर बिहार भेजते हैं। तब जाकर हम किसानों को आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है। ये प्रवासी मजदूर नहीं, ये किसान है। जी बिल्कुल, मतलब आपकी सरकार अगर आएगी तो आप किसी मजदूर को एक अलग नाम नहीं देंगे। ये अफसोस है हमको हमारे ही घर में प्रवासी मजदूर बनाकर रख दिया गया है। बहुत अच्छा सर ने सवाल दिया। जो प्रवासी का जो हेडलाइन टैगलाइन तमाम मीडिया पे चल रही है, नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अपने ही घर में उसको प्रवासी के नाम से बुलाया जा रहा है। सर एक सवाल और हमारा अंतिम सवाल है। कोरोना संकट पूरे देश में फैला है, बिहार में भी दस्तक ले चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस कोरोना संकट ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को थर्रा कर रख दिया है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि देश इस वक्त मंदी के कगार पे है। और ऐसे में सर सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? इस मंदी में भी भारत अगर दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय देश के किसानों को जाता है। अब पूछिए क्या पूछना है। जो कोरोना काल में आर्थिक स्थिति पूरा देश में डाउन हो गई है, अगर आपकी सरकार आएगी, अगर ऐसे संकट अगर हमारे राज्यों में आएगी, तो कैसे आप मुकाबला करेंगे? देखिए, ये संकट कोई राज्य देश का नहीं है, ये संकट पूरे विश्व का है, और इसके समस्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे लोग मिल के बैठेंगे और इस पर गहन अध्ययन करने की जरूरत है कि वाकई में ये है क्या, और अगर कोरोना संकट है तो फिर भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो भी गाइडलाइन हो, हम सबको उसका पालन करना चाहिए पूरे जिम्मेवारी के साथ। सर जाते जाते किसान से रिलेटेड ही एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन वो मजदूर और किसान के लिए कौन सी योजना प्रधानमंत्री अभी तक कोई लाया नहीं है। अगर आत्मनिर्भर की बात कही जाए तो मेरे ख्याल से बड़े लोगों का ही फायदा होगी, क्योंकि मजदूर तो
कल भी आत्मनिर्भर नहीं था और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के कहने से भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आपकी सरकार आने पर इस आत्मनिर्भर को आप किस तरीके से आप हैंडल करेंगे किसान भाइयों को? सर, कृषि में ही वो क्षमता है कि इस बेरोजगारी के दौर में अगर कृषि को सारा संसाधन मुहैया करा दिया जाए और उसके पैदों को उचित मूल्य दे दिया जाए, मतलब बाजारों का व्यापक व्यवस्था अगर करा दिया जाता है, तो कृषि में ही वो क्षमता है कि इस बेरोजगारी को दूर तो करेगा ही, साथ ही साथ राज्य के और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर देगा। चलिए प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किसान के हित के लिए आप बिहार के धरातल पे आप उतरने जा रहे हैं और अब जनता देखती है कि आपको, आपके आवाज को कितना अहम लेती है और किस तरीके से आपको बिहार में जगह बनाने का एक स्पेस देती है। जैसे कि आपने सुना कि जो राम स्वरूप प्रसाद जी जो हैं, जो राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी के सुप्रीमो हैं, खास करके इनका जो मुद्दा है किसान के लिए, और ऐसा नहीं है कि जो हम वादे करेंगे उस वादे को सत्ता में आने के बाद 1 महीने के बाद ही आपको रंग देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही बड़ी खबर के साथ बने रहे स्वराज खबर के साथ।